हेलो बच्चों। तो नीट 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं वो नीट 2024 का थर्मोडायनामिक्स का वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। नीट 2024 में थर्मोडायनामिक्स से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम लोग उसी क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पे आज जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो मैच द फॉलोइंग्स वाला दिख रहा है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, लिस्ट 2 में उसका कंडीशन दिया हुआ है। तो प्रोसेस को उसके कंडीशन से क्या करना है, हमें मैच करना है। तो पहला जो प्रोसेस दिया हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हुआ है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें टेम्परेचर क्या हो। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस हम उसको बोलते हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं। तीसरा होता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, तो आइसोबारिक प्रोसेस हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें प्रेशर को क्या करते हैं, हम लोग कांस्टेंट करते हैं। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है। बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। तो इससे समझ लेना कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर कभी आइसोकोरिक और आइसोबोरिक में कंफ्यूजन हो तो बार जिसका यूनिट होता है, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। तो प्रेशर का यूनिट बार होता है, यानी कि प्रेशर को क्या कर देना, कांस्टेंट कर देना। ठीक है। चौथा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो हो, यानी कि नो ट्रांसफर ऑफ हीट हो, नो ट्रांसफर ऑफ हीट हो, जिसमें हीट का ट्रांसफर जीरो हो, जिसमें हीट एक्सचेंज क्या हो, जीरो हो। तो अब इसके बेसिस पे आपको मैच करना है। तो कभी कभी क्या होता है, मैचिंग वाले में आप एक चीज़ और नोट कर सकते हो कि अगर आपको कोई एक या दो चीज़ भी आपको पता है तो उसकी बेसिस से आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं हमको पता है क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। हमने ए को सेकंड से मैच कर दिया। अब ऑप्शन के थ्रू देखेंगे कि ए को सेकंड से किस में मैच किया हुआ है। ए से सेकंड में यहाँ पे नहीं मैच किया हुआ, ये हमारा गलत हो गया। ये थर्ड वाले में ए से 4 मैच किया हुआ, ये भी गलत हो गया। ये ए को 4 से मैच किया हुआ, ये भी गलत हो गया। ए को सेकंड से मैच करने वाला बी है, तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आपको कोई एक प्रोसेस भी पता होता तो आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो बी का थर्ड दिया है। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, देखो सी का फोर्थ दिया हुआ है। और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो होता है, नो हीट हो। तो ये देखो डी का ए हो जाएगा, डी का ए हो गया। बस इसीलिए मैं बोला था कि अगर कोई एक भी आता है आपको तो आप उसके बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंट्रोपी इंक्रीजेज। किस प्रोसेस में इंट्रोपी इंक्रीज होगा? तो इंट्रोपी इंक्रीज होता है कैसे, इंट्रोपी इंक्रीज कैसे होता है? तो इंट्रोपी इंक्रीज कैसे करते हैं हम लोग? तो इंट्रोपी जो एक कंडीशन होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी इंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज करती है। दूसरा एंट्रोपी जो होता है वो नंबर ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा, जिसमें नंबर ऑफ मास ज़्यादा, ठीक है, जिसमें एटॉमिसिटी ज़्यादा, उसकी इंट्रोपी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इंट्रोपी जो होती है वो क्या चीज़, किसी रिएक्शन के लिए इंट्रोपी निकालना होता है। तो किसी रिएक्शन का इंट्रोपी जो हम निकालते हैं वो हमेशा निकालते हैं
एन पी माइनस एन आर, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एन जी। यानी कि जिसका डेल्टा एन जी क्या आएगा कि ये अप्लीकेबल होगा किसके लिए, फार्दर रिएक्शन के लिए। अगर हमें कोई गिवन रिएक्शन दिया हुआ उसका इंट्रोपी पूछ रहा है तो अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो इंट्रोपी चेंज भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इंट्रोपी चेंज को हम लोग डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है, तो इंट्रोपी चेंज जो होगा वो कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो आ जाती है तो डेल्टा एस की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, मतलब इंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो होप सो इंट्रोपी के बारे में आपको ये जानकारी थोड़ा पता होगी। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, एक और इंट्रोपी के बारे में क्या होता है, इंट्रोपी का जो आर्डर होता है सॉलिड लिक्विड गैस के लिए, तो सॉलिड में इंट्रोपी सबसे कम होती है, फिर लिक्विड में होती है, और सबसे ज़्यादा इंट्रोपी किस में होती है, गैस में होती है। तो अब इसके बेसिस पे, इतना इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस करना था। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, अ लिक्विड इवेपरेट टू वेपर में। अगर हमें किसी लिक्विड को क्या किए, इवेपरेट कर रहे हैं, इवेपरेट करने का मतलब क्या हुआ, हम उसको लिक्विड से किस में भेज रहे हैं, लिक्विड से हम उसको किस में भेज रहे हैं, गैस में भेज रहे हैं। तो लिक्विड से अगर वो गैस में जा रहा है तो इंट्रोपी क्या हो जाएगी, पहले इस वाले रूल के हिसाब से इंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, यानी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, इंट्रोपी इंक्रीज। दूसरा, टेम्परेचर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड बाई, यानी कि 130 केल्विन से 0 केल्विन की तरफ जा रहे हैं। टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसमें हमारा इंट्रोपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब देखो तीसरा वाला, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो रिएक्शन जब भी देगा तो उसके केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, डेल्टा एनजी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डेल्टा एनजी का मतलब होता है कि गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। जो हमारे प्रोडक्ट में गैसियस है, देखो यहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखो, इस क्वेश्चन में देखो आप, गैसियस प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। ये देखो सॉलिड है तो इस सॉलिड को नहीं लेंगे, ये भी हमारा सॉलिड है तो इसको नहीं लेंगे। तो हमारा गैसियस प्रोडक्ट कितना हो गया, 2 डेल्टा एन जी, और रिएक्टेंट के साइड में कोई गैसियस प्रोडक्ट नहीं है तो 0 हो गया। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 आ गई, 2 का मतलब पॉजिटिव, यानी कि इसमें भी इंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे ये भी देखो एक रिएक्शन का पार्ट दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, तो इधर क्या है, डेल्टा एन जी इसमें कितना है, तो डेल्टा एन जी आ जाएगा, प्रोडक्ट साइड में कितना है 2, रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, 2 माइनस 1 आ गया 1, यानी कि पॉजिटिव आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हमारा इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, बी हमारा डिक्रीज कर रहा है, सी हमारा इंक्रीज कर रहा है, डी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ए सी डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये है। अब ये क्या है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से पढ़िए। द वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री फ्रॉम द प्रेशर ऑफ 20 एटीएम टू 10 लीटर 10 एटीएम। ठीक है, और आर की वैल्यू दिया हुआ 2 कैलोरी, यानी कि हमें जो भी ऑप्शन करना है वो किस में करना है, कैलोरी में करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करिए आप, तो देखो क्या दिया हुआ है, हमें एन की वैल्यू यानी कि मोल की वैल्यू कितना दिया हुआ है, मोल इक्वल टू 1 दिया हुआ है। दूसरा रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन दिया हुआ है, आइसोथर्मल कंडीशन वाला हमें फार्मूला लगाना है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वाला फार्मूला लगाना है। हमने वर्क का 2 फार्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा, पहला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। तो ये कब होता है, जब हमारा प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उसके लिए ये यूज करते हैं। दूसरा वर्क इक्वल टू क्या होता है, माइनस 2.303 NRT लॉग वी फाइनल अपान में वी इनिशियल। ये वाला जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, ये किसके लिए यूज करते हैं, रिवर्सिबल के लिए यूज करते हैं, और आइसोथर्मल कंडीशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी फार्मूले को बाद में चेंज कर लेते हैं, कैसे, W इक्वल टू क्या होता है, माइनस 2.303 NRT लॉग P इनिशियल अपान में P फाइनल। ये वाला फार्मूला कैसे आता है,
हमें पता रहता है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमारा एन की वैल्यू कांस्टेंट है, 1 मोल है तो मोल भी कांस्टेंट है, आर भी हमारा कांस्टेंट हो जाता है, तो पी वी इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल वी फाइनल। तो अपान में वी फाइनल अपान में वी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इनिशियल अपान में पी फाइनल। इसको हमने इधर डिवाइड किया, इसको हमने इधर लेके आया, तो ये तो वी फाइनल पी इनिशियल के वी फाइनल वी इनिशियल के जगह हमने क्या यूज कर लिया, इसके जगह हम क्या यूज कर लेंगे, ये यूज कर लेंगे। तो अब हमारा जो फार्मूला हो गया आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के केस में, सॉरी आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस में ये यूज करेंगे अब। तो यहाँ से हमें क्या क्या सब कुछ वैल्यू दिया हुआ है, बस हमें सब वैल्यू का रखना है। हमें क्या करना है, सब वैल्यू रखना है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.303, N की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 2 है, T की वैल्यू हमेशा देखो टेम्परेचर हमें कितना दिया हुआ है 25 डिग्री, तो हमें केमिस्ट्री में हमेशा टेम्परेचर को किस में रखेंगे, केल्विन में। तो केल्विन को टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि 25 प्लस 273 तो कितना आ जाएगा 298 केल्विन। तो यहाँ पे हमने 298 केल्विन रख दिया इनटू लॉग पी इनिशियल कितना है 20 से 10 किया गया, यानी कि ये हमारा पी इनिशियल हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा पी फाइनल, तो यानी कि 20 अपान में 10 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये, अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, W इक्वल टू -2.303, यानी कि वैल्यू हमारा आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो यही एक आंसर दिख रहा है जो निगेटिव में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 2, इसको हम अप्रॉक्सीमेट में 300 ले लें इंटू लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, तो आप इसको देखो ये कितना हो जाएगा 3 के 9, यानी कि एक डेसिमल हटा देते हैं तो 90 180, ठीक है। ये हो गया 10, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो 90 92 80 80 में मल्टीप्लाई करना है 2.3 से, ठीक है। तो 2.3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2.3 इंटू 80, तो 2.3 को इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 23 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 18 3 54 54 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 18 दूनी 36 36 5 41, यानी कि अप्रॉक्सीमेट में 414 के आसपास आना चाहिए निगेटिव में। वर्क डन इक्वल टू -414 आना चाहिए कैलोरी में। तो अप्रॉक्सीमेट में देखिए इसके अराउंड में कौन सा ये है, लेकिन प्लस साइन में ये नहीं हो सकता, ये 100 में इतना नहीं आना चाहिए, 0 है नहीं होगा, तो यही ऑप्शन हो गया। और यही ऑप्शन मैंने पहले भी बता दिया था। तो आप नीट में टाइम बचाने के लिए भी पूरा कैलकुलेट भी नहीं करोगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 40 से 45 सेकेंड मिलता है, ठीक है, एक क्वेश्चन करने के लिए। तो आप उसमें ऑप्शन की भी चालाकियाँ यूज कर लीजिए, जिससे आपका टाइम बचेगा, ताकि आप और क्वेश्चंस में अप्लाई करो। तो पूरा आपको यहाँ पे ही कैलकुलेट नहीं करना था, आपने यहाँ पे ही देख लिया कि आपकी वैल्यू किस में आ रही है, निगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 नहीं आएगा, ये आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -413.14 कैलोरी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जो आया था 2023 में, नीट में ही पूछा हुआ, आज उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा 2023 और 2024 के सारे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आप इसको देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंथैल्पी हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो चेंज इन इंथैल्पी जो होता है, हमारा जो चेंज इन इंथैल्पी होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच को हम लोग चेंज इन इंथैल्पी बोलते हैं। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो हमारा डेल्टा यू होता है। तो हम लोगों ने ये रिलेशन बहुत पहले से पढ़ा होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये कहाँ से आता है, इसके अगर इसको आपको जानना है तो आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं अभी बता देता हूँ आपको ये कहाँ से आता है। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़े हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सब लोग जानते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत यूज करते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और इसी चीज को हम लोग एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले लेते हैं।
सॉरी इसी चीज़ को हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर पे ले लेते हैं, तो ये डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्यू पी हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा, वर्क हमारा क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो हम इसको पी एक्सटर्नल न लिख के हम इसको पी भी लिख सकते हैं तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पी इंटू डेल्टा बी हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फार्मूला डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस। और हमें पता होता है कि जो डेल्टा एच होता है वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को बोला जाता है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। यानी कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी को हम क्या करेंगे, इसको हमने इधर लेके आ गए, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है, एन आर टी होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एन चेंज हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन चल रही होगी, तो अगर एन कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। तो पी इंटू डेल्टा, पी क्या है हमारा कांस्टेंट है, वी हमारा चेंज होता है, तो पी इंटू डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि ये दोनों अगर कांस्टेंट ले लेंगे तो डेल्टा एन जी चेंज हो जाएगा। या फिर अगर पी इंटू डेल्टा वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी लिख देंगे अगर टेम्परेचर वेरिएबल हुआ तो जनरली हमारा क्या होगा, किसी रिएक्शन के लिए हम लोग देख के चलते हैं तो हमारा डेल्टा एन जी वेरिएबल होता है, तो डेल्टा पी वी इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी वी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी लिख सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ था। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप बस नॉर्मली बेसिक डिफिनीशन याद कर लीजिए, उनके बेसिक टर्म याद कर लीजिए। जैसे इसमें है, आपको ये बेसिक टर्म पता होना चाहिए। अगर आप बेसिक के टर्म पढ़ लिए हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेसिक टर्म हमेशा शुरू में ही पढ़ा दिया जाता है क्लास के, तो आप इस बेसिक टर्म को पढ़ लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इजीली लग जाएंगे। आपने पढ़ा होगा आइसोथर्मल में वर्क डन क्या होता है, आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होता है, आइसोबोरिक में वर्क डन क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है। तो ये सारे बेसिक टर्म्स से तो आप रूबरू थे ही, बस इस तरह के क्वेश्चन को आपको मैच कर लेना था, आसान था। उसके बाद ये इंट्रॉपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। एक और इंट्रॉपी में आप लोग नोट पॉइंट करके लिख सकते हो, क्या होता है कि एग के बारे में बोला जाता है। एग, जो एग होता है, अगर बॉयल एग हो है तो उसकी इंट्रॉपी सबसे ज़्यादा हो जाती है, बॉयल्ड एग की इंट्रॉपी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अनबॉयल्ड ऑयल, अनबॉयल्ड एग की। अनबॉयल्ड एग से बॉयल्ड एग की इंट्रॉपी ज़्यादा हो जाती है, क्यों कि इसके अंदर डीनेचुरेशन होने लगता है, बॉन्ड का ज़्यादा ब्रेक होता है, डीनेचुरेशन होने लगता है, जिसकी वजह से। वरना ये किस फॉर्म में होता है, बॉयल्ड एग सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, अनबॉयल्ड हमारा लिक्विड फेज में होता है। तो हमें पता होता है कि सॉलिड की इंट्रॉपी कम होती है लिक्विड से, तो हमारा अनबॉयल्ड एग का इंट्रॉपी ज़्यादा होना चाहिए था बॉयल्ड एग से, बट इसका उल्टा होता है, बॉयल्ड एग की इंट्रॉपी ज़्यादा होती है अनबॉयल्ड एग से। ड्यू टू रीजन क्या होता है, डीनेचुरेशन की वजह से, बॉन्डिंग का डीनेचुरेशन हो जाता है, प्रोटीन के जो इसके अंदर बॉयल्ड एग के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनका डीनेचुरेशन होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा होता है। तो आप इस चीज़ को भी याद करके रख सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फार्मूले पे रखना था, वैल्यू आ जाएगी आपका। और ये क्वेश्चन 2023 में था, ये भी फार्मूले बेस्ड का। तो होप सो आपको ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी थर्मोडायनेमिक्स की। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।